जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टे 24 में आप सभी का स्वागत है। जो हमारी आज की परिचर्चा है वे एग्ज़ाम पेपर लीक होने से संबंधित है, जो कि आपका 18 जून को जो पेपर हुआ है यूजीसी नेट का, उस परीक्षा का पेपर रद्द हुआ था। ठीक है, ये रद्द होने का कारण बताया जा रहा है कि ये जो एग्ज़ाम पेपर था वे डार्क नेट पर लीक हो गया था। डार्क नेट एक ऐसा नेट है कि ऐसा मोड है आपका इंटरनेट का कि वहाँ पर लीक होना यानी किसी को भी किसी की भी खबर ना होना होता है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है डार्क नेट, हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि आपको ये समझना है कि जो पेपर लीक हुआ है कि एग्ज़ाम पेपर किस हद तक लीक हो रहे हैं आप, कि जो परीक्षार्थी है उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। यदि आपकी 145 करोड़ आबादी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तो ये आंकड़ों के हिसाब से 2021 की जनगणना नहीं हुई है, वो बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी आबादी में एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाना, हमारी गवर्नमेंट को सही से साधन ना उपलब्ध करवाना, क्या इतना मतलब कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप समझिए कि हर 2024 जो परीक्षा साल आया है वो हर परीक्षा के लिए इतना मतलब कि कलेश का आया है कि कोई भी परीक्षा हो रही है वो रद्द हो रही है, ये लीक हो रही है। तो उसी से संबंधित है कि ये डार्क नेट पर पेपर लीक होने का क्या मुद्दा क्या है। जो हमारा जो यूजीसी नेट है आपका, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका। सभी लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में एक शिक्षण प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा करवाता है यूजीसी नेट के द्वारा। ये परीक्षा कंडक्ट होती है ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी के साथ ही आप विश्वविद्यालय में एक बतौर शिक्षक के तौर पर, आप ट्रेनर के तौर पर या एक प्रोफेसर के तौर पर आप अपॉइंट होते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि केंद्र सरकार ने डार्क नेट पर यूजीसी नेट परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण इसे रद्द कर दिया। अभी कितना सत्य है कितना असत्य है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आप विद्यार्थियों के आप भावनाओं को समझिए कि एग्ज़ाम पेपर का हो क्या रहा है। वहीं डार्क नेट के बारे में आज चर्चा करते हैं कि डार्क नेट क्या है। ये जो आपका डार्क नेट का जो टॉपिक है ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित टॉपिक है आपका। ये आप जो कि पीसीएस एग्ज़ाम है या यूपीएससी एग्ज़ाम है उसमें भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ये आपकी कॉमन जानकारी के लिए भी एक आपका परिचर्चा है कि आप इसको कॉमन जानकारी को लेकर भी आप समझ सकते हैं कि डार्क नेट क्या होता है। डार्क नेट के बारे में कहना चाहेंगे कि ये इंटरनेट का वह हिस्सा है, यानी इंटरनेट का ये एक वह हिस्सा है जिसे गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी टाइम्स हम गूगल से सर्च करते हैं। ठीक है, ये वैसा स्थान है जहाँ से हम इस कोई भी जानकारी जो इस पर पड़ी है उसको गूगल पे डालकर नहीं सर्च कर सकते। ये वीडियो लंबी होने वाली है, आप ध्यान से इसको समझना है ये टॉपिक को, ताकि आप बिल्कुल बीच में कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि सारी जानकारी आप मैं कंटिन्यूसली आपको इसमें देने वाली हूँ। साथ ही इसे क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउज़र से के माध्यम से भी एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी डार्क नेट एक कह सकते हैं कि वो ज़मीन के इतने अंदर है ना, आप उसको आसानी से उस तक नहीं पहुँच सकते। साधारण उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँ कि एक जो प्याज होती है, प्याज की कितनी सारी लेयर्स होती है, जो आप सब प्याज की सारी लेयर्स हटाते जाएंगे, सबसे अंदर जो एक छोटी सी गांठ बचती है वह डार्क नेट है एक तरीके से। कि इतनी सारी लेयर्स होने के बाद आपको पता चलता है कि उसके अंदर कोई जानकारी है और वो आपके लिए इतना ही तरीके से महत्वपूर्ण है। ये डार्क नेट वाला स्थान महत्वपूर्ण भी है, लेकिन ये उतना ही खतरनाक है। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें आमतौर पर नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है और इसलिए ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या सरकारी अधिकारियों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। यानी इतनी आसानी से ये एक्सेसिबल नहीं होता, इस तक नहीं पहुंचा जा सकता, सरकारी अधिकारी भी इस पर नहीं पहुंच सकते हैं। वहीं डार्क नेट पर सभी कंटेंट इनक्रिप्टेड होते हैं, इसलिए इसके वेब पेज को एक्सेस करने के लिए विशेष प्रकार के ब्राउज़र्स जैसे द ऑनियन रिंग ब्राउज़र्स TOR की आवश्यकता होती है। अब ये जो ब्राउज़र है हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है और ना ही किसी को अनुमति होती है इस ब्राउज़र की। बहुत मुश्किल से ये अनुमति होती है। किस किस को अनुमति होती है हम आगे समझने का प्रयास करेंगे हम। और आगे देखते हैं कि डार्क नेट डीप वेब का केवल एक हिस्सा है।
डार्क नेट डीप वेब का केवल एक हिस्सा है। अभी हम डीप वेब की भी चर्चा करेंगे। क्या होता है कि डीप वेब एक व्यापक अवधारणा है जिसमें पासवर्ड द्वारा सुरक्षित साइट्स होती हैं। डीप वेब पर तो पासवर्ड लगा सकता है, लेकिन डार्क नेट कुछ अलग टाइप का है। ठीक है, डीप वेब एक व्यापक अवधारणा है जिसमें पासवर्ड द्वारा सुरक्षित साइट्स होती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये कौन कौन से आपके सरफेसेस हैं। आपके जो एक्सेसिबल सरफेसेस होते हैं, जाके आप नेट का कहाँ का सर्च कर सकते हैं, वो उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है आपका सरफेस। ठीक है, सरफेस में क्या होता है कि जन सामान्य के लिए आसानी से उपलब्ध और मानक सर्च इंजनों द्वारा एक्सेस किया जा सकने वाला इंटरनेट के भाग को सरफेस वेब कहते हैं। यानी जन सामान्य, यानी आप में जो भी हम जानकारी अपनी सर्च कर रहे हैं वो सरफेस वेब से कर रहे हैं। सरफेस वेब एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मैं या आप कोई भी गूगल के माध्यम से कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ से आपको सामग्री प्रोवाइड कराता है। अब इन सभी की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या होता है डीप वेब, आपका सतही वेब यानी सरफेस, और डार्क वेब। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डीप वेब की। डीप वेब क्या होता है? डीप वेब, जो कि डीप वेब तक केवल सर्च इंजन से प्राप्त परिणामों की सहायता से नहीं पहुंचा जा सकता। डीप वेब, अभी डार्क वेब अलग है, डीप वेब अलग है। डीप वेब तक केवल सर्च इंजन की से प्राप्त जो भी परिणाम है उनसे आसानी तक नहीं पहुंचा जा सकता। जो भी हम एक तरीके से केवल सर्च इंजन कौन कौन से हैं आपके पास? गूगल हो गया, ठीक है, मोज़िला फायरफॉक्स अब तो बंद ही हो चुका है, और भी सारे हैं। इंजन से प्राप्त परिणामों की सहायता से नहीं पहुंचा जा सकता। क्यों नहीं पहुंचा जा सकता, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि कोई भी आसानी से सामग्री एक तरीके से इकट्ठा ना कर सके। डीप वेब वर्ल्ड वाइड वेब का वह हिस्सा है जो गूगल जैसे सर्च इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं होता है। ये आकार में सतही वेब से लगभग 500 से 600 गुना बड़ा होता है। डीप वेब जो हम www करके हम सर्च करते हैं गूगल पर, उसके द्वारा अनुक्रमित नहीं होता, उसके द्वारा अनुमति नहीं मिलती कि वो डीप वेब की जो चीज़ें हैं आपको सर्च करके दे, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है। 500 से 600 गुना इसका आकार सतही वेब की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है, सतही वेब मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। हम आम जन जो मानस है वो सरफेस वेब के द्वारा ही हम अपनी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। डीप वेब किसी डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए यूज़र्स नेम पासवर्ड के द्वारा उसे URL एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना होता है। डीप वेब में कोई भी डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा उसे URL एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना होता है। आपने देखा होगा कि कोई साइट आपकी एकदम नहीं खुलती हैं तो उसके लिए पासवर्ड वगैरह मांगते हैं, तो डीप वेब की वो एक तरीके से साइट होती है। वहीं आपका जीमेल अकाउंट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सरकारी प्रकाशन, अकादमिक डेटाबेस, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि ऐसी ही वेबसाइट होती हैं जो अपने प्रकृति में वैधानिक है, किंतु इन तक पहुंचने के लिए एडमिन की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीमेल अकाउंट, किसी किसी के अकाउंट ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं होते हैं और ओपन नहीं होते हैं। वो एक आपको पासवर्ड मांगता है, आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड मांगता है कि आप ईमेल आईडी से लॉगिन करो, ये और भी अन्य चीज़ें करो, तो वो इसी तरीके से होती हैं। क्यों? क्योंकि वे वेद तो हैं लेकिन उन पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। ये तो हो गया डीप वेब। डीप वेब क्या होता है? वो URL के माध्यम से जाकर आपको लॉगिन करना होगा वहाँ पर। अब बात करते हैं सरफेस वेब की, यानी सतही वेब क्या होता है? सतही वेब ये इंटरनेट का वह भाग है जिसका आमतौर पर हम प्रतिदिन कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। अब जैसे फ़ोन उठाया, हमें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, हम फट से टाइप कर देते हैं गूगल पर। ठीक है, गूगल पर टाइप कर दिया, वो हमें एकदम जानकारी मिल गई। ये होता है सतही वेब की सरफेस, कि हम प्रतिदिन कितनी भी चीज़ें सर्च कर लें वो सतही वेब से आपको मिलती हैं। जैसे गूगल, याहू, कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें सर्च रिजल्ट प्राप्त होता है और इसके लिए किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यानी हम जब भी कुछ सर्च कर रहे हैं तो हमें कोई विशिष्ट अनुमति नहीं देनी पड़ रही है कि हम पासवर्ड डाल रहे हैं, अपनी ईमेल आईडी डाल रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं करना पड़ता, ये सब करना पड़ता है आपको डीप वेब में। वहीं ऐसी वेबसाइट्स की सर्च इंजन द्वारा इंडेक्सिंग की जाती है, इसलिए इन तक
सर्च इंजन के माध्यम से पहुंचा जाता है। इंडेक्सिंग की जाती है, किस किस कंटेंट को आप आसानी से एक्सेस करते हैं उन पर इंडेक्सिंग की जाती है। कहने का ईजिली तरीके से तात्पर्य यह है कि ऐसे डाटा की इंडेक्स बनाया जाता है कि आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकें, ताकि आपको किसी भी यूआरएल पर अपना पासवर्ड के द्वारा लॉगिन ना करना पड़े। ठीक है, इसे विजिबल वेब, इंडेक्स वेब, इंडेक्सेबल वेब या लाइट नेट भी कहा जाता है। ये आपका सरफेस वेब के अन्य नाम हैं। सरफेस वेब जिस पर हम आसानी से एक तरीके से बिना अनुमति के हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो आपका सरफेस वेब होता है। और आपका डार्क वेब होता है, आपका डार्क वेब, डीप वेब होता है आपका, जिसमें आपको पासवर्ड वगैरह के द्वारा आपको लॉगिन करना पड़ता है। अब महत्वपूर्ण बात है आपकी डार्क वेब, जिस पर हम चर्चा करें, जिसके द्वारा पेपर लीक हुआ है, उसको समझते हैं अच्छे से। डार्क वेब अथवा डार्क नेट दोनों एक ही है। इंटरनेट का वह भाग है जिसे आमतौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। हम सबके फ़ोन में गूगल है, मोस्ट ऑफ द लोगों के फ़ोन में गूगल से ही सब सर्च करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि डार्क वेब पर जो भी डाटा पड़ा है, हम सर्च इंजन के आमतौर पर जो सर्च इंजन हम यूज़ करते हैं उनसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी हम गूगल पे कुछ भी डालें एक तरीके से वो डाटा नहीं निकल रहा है जो डार्क वेब पर है, ताकि हम इस जो आपका सर्च इंजन है इसके माध्यम से हम डार्क वेब की जानकारी नहीं ले सकते। इसका इस्तेमाल, डार्क वेब का इस्तेमाल सिर्फ मानव तस्करी, मादक पदार्थ खरीद और बिक्री, हथियारों की तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों में किया जाता है। अब ये कहेंगे कि आप ये इतना खतरनाक है तो क्यों है, लेकिन इसका यूज़ हम अपनी उपयोगिता के लिए भी कर रहे हैं, लाभ के लिए भी कुछ लोग कर रहे हैं और हानि के लिए भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने लाभ के लिए ही सोचा होगा ये, लेकिन हानि लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं उसमें, तो ये तो गलत बात है, उनकी कृत्य का बात है, लेकिन वो गलत यूज़ कर रहे हैं कि इस्तेमाल इसी तथ्य के लिए कर रहे हैं ये लोग। वहीं डार्क वेब की साइट्स को TOR द ऑनियन राउटर, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, ऑनियन राउटर इंक्रिप्शन टूल की सहायता से छुपा दिया जाता है, जिससे इन तक सामान्य इंजन से पहुंचा नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक प्याज है, प्याज की ये लेयर्स बहुत सारी लेयर्स बनी हुई होती हैं, तो ये सबसे अंदर जो आपका ये भाग है ये आपका डार्क वेब है, डार्क नेट है। ये जो गूगल है आपका सर्च इंजन है, इससे आसानी से सर्च नहीं किया जा सकता। ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये अंदर जाना, एक्सेस करना बंद कर देगा। तो बिल्कुल करेक्ट नाम दिया था मैंने कि ऑनियन राउटर की भांति आपका जो डार्क वेब है वो कार्य करता है, कि यहाँ पर जो हम पहुँचते हैं वहाँ से कोई भी जानकारी आपको आसानी से नहीं मिलती है, और ये जो सर्च इंजन है आपको नहीं मिलता है। इन तक पहुँचने के लिए एक विशेष टूल आपको बता दिया है कि इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें एकल असुरक्षा सर्वर के विपरीत नोड्स के नेटवर्क का उपयोग करते हुए परत दर परत डेटा का इंक्रिप्शन होता है, जिससे इसके प्रयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनी रहती है। यानी अंदर जो डाटा होगा उसकी गोपनीयता बनी रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा डाटा है। जैसे आप घर में तिजोरी है, घर में बहुत सारे रूम है, अंदर एक तिजोरी बनी हुई होती है, वहाँ पर क्या रखा है किसी को नहीं पता होता है। उसी तरीके से ये एक तरीके से डार्क वेब आ रहा है, आपका डार्क नेट आ रहा है, कि पता किसको होगा, जिसने वो बनवाई होगी। अब वो उस तिजोरी का यूज़ भी कर सकता है, मिसयूज़ भी कर सकता है। इस तरीके से ये चीज़ें समझने के उदाहरण के तौर पर मैंने आप तिजोरी का आपको दिया और एक प्याज का आपको उदाहरण दिया। समग्र इंटरनेट का 96% भाग डार्क वेब से निर्मित है, जबकि सतही वेब केवल 4% है। आप समझिए, इतना अथय भवसागर वाला डाटा हम जो सर्च करते हैं, सिर्फ वो 100% का 4% भाग है। यानी आप समझ सकते हैं 96% भाग जो आपका डेटा का है, यानी जानकारियों का है, वो सिर्फ डार्क नेट, डार्क वेब के द्वारा हाइड किया हुआ है, कि हमें उसकी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक सामान्य जीवन जी रहे हैं, हमें उन तथ्यों की या उस जानकारी की आवश्यकता नहीं है जो उसके अंदर डीप वेब में ढका हुआ है। ये भी कुछ किसी न किसी चीज़ के फ़ायदे के लिए ही होगा। ऐसे ही सरकार ने या फिर ऐसी ही इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी हमारी कुछ नहीं बनाया होता है। ठीक है, अब हम इस पिक्चर में देखने का प्रयास करते हैं कि सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब। ठीक है, सरफेस हो गया, डार्क वेब
और डीप वेब। सबसे पहले आता है सरफेस, यानी आपका सरफेस वेव आपका यहाँ तक चल रहा है, यहाँ पर आपका फेसबुक भी चलता है, यूट्यूब भी चलता है, इंस्टाग्राम भी चलता है, गूगल भी चलता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सर्च करते हैं, वो सरफेस वेब के द्वारा हम कोई भी आपका सोशल मीडिया हो या फिर कुछ भी एक सर्च इंजन होता है गूगल, उनको रखते हैं। अब डीप वेब पर हम किसको रखते हैं सेकंड नंबर पर? आपका मेडिकल रिकॉर्ड्स। जैसे कि डीप वेब पर आप मेडिकल रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, प्राइवेट फॉर्म्स को रख सकते हैं, रिसर्च पेपर्स को रख सकते हैं, रिसर्च पेपर्स को, नॉन इंडेक्ट मतलब कंडक्ट होता है, कंटेंट जो होता है, सपोज कीजिए आपकी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इतना महत्वपूर्ण केस का एक थ्योरी है, वो नेट पर है, ठीक है, वो आसानी से एक्सेस ना हो, ठीक है, और जो भी कोई उसको चाहता है कि वो पढ़ सके देख सके, तो वो अपने URL पर पासवर्ड के द्वारा अपनी ID लॉगिन करेगा, उसके द्वारा ही उसको तरीके से आपको पढ़ने को मिलेगा। क्यों URL के द्वारा अपनी ID और पासवर्ड? क्यों? क्योंकि आपने वो लिया है तो आपकी डिटेल जानकारी उसके पास है, गूगल के पास, कि इस बंदे ने ये चीज़ यहाँ से सर्च की है और इसने पढ़ी है। यदि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी उसमें एक तरीके से अनुचित साधन का उपयोग किया जाए या फिर उसमें छेड़छाड़ की जाए, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा एक तरीके से। तो ये सेकंड चरण का एक तरीके से इन्फॉर्मेशन होती है। मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी बड़ा हमारा एम्स, हमारा जो हॉस्पिटल है, उसकी जो जानकारियां हैं, बहुत पुराने रिकॉर्ड हैं, उनसे कोई छेड़छाड़ी ना करे तो डीप वेब में सुरक्षित कर दी जाएंगी। जैसा कि एक समझने का उदाहरण है, ठीक है, वहाँ से कोई भी छेड़छाड़ ना करे। अगर किसी को जानकारी चाहिए होती है तो वो आसानी से अपनी ID से, पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी ID से, आसानी से नहीं, अपनी जो जिसको भी ज़रूरत होगी वो ले सकता है, ठीक है। अब आगे समझने का प्रयास करते हैं कि डार्क वेब पर क्या क्या होता है। डार्क वेब पर आपका प्राइवेट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, TOR होता है, लीगल ट्रेड्स होते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, कि हमारे जैसे कि आप सपोज कीजिए हमारे देश की जो एक तरीके से जो सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा क्या है? हमारी मिलिट्री, आर्मी, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है, सब कुछ, कोई भी एवरीथिंग जानकारी हो, ठीक है। हमारा मेडिकल साइंस, हमारी ISRO, हमारा आपका ले सकते हैं DRDO, एवरीथिंग जो भी आपका हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित कोई भी जानकारी होगी आपकी डार्क वेब पर उपलब्ध हो सकती है। ये गवर्नमेंट का अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ करने के चक्कर में ही ये जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको, इतना ज़्यादा है कि चिंताजनक है कि इस पर पेपर लीक हो रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि कुछ तो छोड़िए, कम से कम स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं कि डार्क वेब पर पेपर पहुँच रहा है। ये एक पेपर कंडक्ट करवाना गवर्नमेंट के लिए कोई इतना बड़ा मुद्दा तो नहीं है, इतना आसान एक तरीके से गवर्नमेंट हमारी इतनी आसानी से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन फिर भी जहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पर इन तथ्यों को पहुँचाया जा रहा है। तो वो समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हमारे देश की स्थिति सुधरेगी। डार्क वेब पर चीज़ें पहुँच चुकी हैं जहाँ पर आसानी से कोई पहुँच नहीं सकता, तो ये पेपर लीक कैसे हो रहा है यहाँ पर पहुँच कर, कि इतनी भयंकर स्थिति है कि डार्क वेब पर कि आसानी से कोई नहीं पहुँच सकता, तो कौन लीक करवा रहा है इसको, पेपर को? आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कीजिएगा, राय दीजिएगा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। एक छोटा सा पेपर है UGC नेट का, ठीक है, इतने करोड़ों की संख्या में हमारी आबादी, कम से कम 10 से 12 13 लाख स्टूडेंट्स इसमें बैठे हैं, तब भी पेपर लीक हो रहा है। अब आगे हम समझते हैं उपयोग के बारे में। डार्क नेट का उपयोग क्या होता है कि दमनकारी व्यवस्था में काम करने वाले पत्रकारों और नागरिकों द्वारा, ताकि वे बिना किसी सरकारी सेंसरशिप के आपस में संवाद कर सकें, ठीक है। कुछ ऐसा होता है कि संवाद करने का तात्पर्य यहाँ पर ये है उपयोग के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि हर अथॉरिटी को कि गवर्नमेंट से PMO ऑफिस जाकर आपको एक तरीके से अनुमति लेनी पड़े। सपोज़ कीजिए कोई भी मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से बात करेगा, आपको कोई सीक्रेट वाली ही बात करनी है, तो ज़रूरी थोड़ा ना कि PMO ऑफिस जाके वो बात करे, तो यहाँ पर भी कर सकता है। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से कर रहे होंगे और अपने नागरिकों के हित के लिए कर रहे होंगे। शोधकर्ताओं और छात्रों द्वारा, ताकि वे संवेदनशील विषयों पर शोध कर सकें। ऐसा होता है कि हम कोई भी एक रिसर्च कर रहे हैं, वो एक अभी तो ओपन नहीं करनी है, लेकिन वो प्राइवेट रिसर्च हो रही है, ताकि वो सक्सेसफुल हो जाएगी तब बताया जाएगा। तो इस तरीके के शोध कार्यों को भी हम डिस्कस करते हैं, तो वो इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर रख सकते हैं।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कोई भी कानून बन रहा है, कौन सा कानून बनेगा कुछ, तो वो इस नेट पर आपको सुरक्षित रखे जा सकते हैं। वहीं और भी क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोगिता रखता है हमारे लिए डार्क नेट, उसको समझते हैं कि नियंत्रण व सेंसरशिप से बचाव के लिए आपका ये महत्वपूर्ण है। वहीं क्लोज सोसाइटी, समृद्ध समाज और अत्यंत नियंत्रण या सेंसरशिप का सामना कर रहे लोग डार्क नेट का उपयोग अपने समाज से बाहर के दूसरे व्यक्तियों से संवाद के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कोई इंडिया में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, तो यहाँ पर भी बात करने के लिए अब डार्क नेट का आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से समझते हैं हम आगे। वीडियो बड़ी होने वाली है, आप बने रहिए, मैं पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे रही हूँ किस तरीके से क्या क्या होता है यहाँ पर। उपयोग में आ रही है, उपयोग में आता है आपका गोपनीयता और गुमनामी। वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में सरकार द्वारा जासूसी और डेटा संग्रह के बारे में बढ़ रही अनियमितताओं के कारण खुले समाज के व्यक्तियों को भी डार्क नेट का उपयोग में रुचि हो सकती है। वहीं यह मुखबिरों और पत्रकारों के लिए संचार में गोपनीयता बनाए रखने तथा जानकारी लीक करने एवं स्थानांतरित करने हेतु उपयोगी होता है। अब पत्रकारों के लिए बहुत ज़्यादा खबरें ऐसी होती हैं जो ताकि वो एक तरीके से ओपन नहीं करना चाहते, उनकी गोपनीयता के लिए भी आपको डार्क नेट का यूज़ कर सकते हैं, और अपनी जानकारी को एक दूसरे से साझा करने के लिए भी डार्क नेट का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से अब डार्क नेट की चिंताओं पर चर्चा करेंगे। डार्क नेट है तो उसकी चिंताएं क्या होती हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान जाहिर करे बिना डार्क नेट का इस्तेमाल कर सकता है। ये भी हो सकता है इसमें, कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान जाहिर करे बिना भी डार्क नेट का इस्तेमाल कर सकता है। लगता है तभी यह सब चीज़ हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप इंटरनेट का यह हिस्सा अवैध गतिविधियों, नशीली दवाओं के कारोबार, आतंकवादियों द्वारा संचार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आदि को भी बढ़ावा देता है। चिंता भी है और है भी, क्या कर सकते हैं। वहीं अवैध गतिविधियों की सुगमता, डार्क नेट पर संचालित गतिविधियों का एक बड़ा भाग अवैध होता है कि 96% भाग ऐसा है जो एक्सेसिबल नहीं है। उसमें ये भी आ रहा है कि डार्क नेट एक स्तर की पहचान सुरक्षा प्रदान करता है जो कि सतही नेट प्रदान नहीं करता है। डार्क नेट एक काला बाजार की तरह है जहां अवैध गतिविधियों की संचालित होते हैं, जो अनलीगल जो गतिविधियां हैं वो संचालित होती है। वहीं अपराधी वर्ग की नज़र में आने और पकड़े जाने से बचने के लिए अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से डार्क नेट की ओर आकर्षित हुए हैं। इसलिए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि कई चर्चित हैक और डेटा उल्लंघनों के मामले में किसी न किसी प्रकार का डार्क नेट से संबंध पाए गए हैं। वहीं डार्क नेट की सापेक्ष अभेद्यता ने इसे ड्रग डिगलों, हथियारों तस्करों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी संग्रहकर्ताओं तथा वित्तीय और शारीरिक अपराधों में शामिल अन्य अपराधियों के लिए एक प्रमुख जोन बना दिया गया है। वहीं यदि संभावित क्रेता की डार्क नेट पर ऐसी वेबसाइट तक पहुंच हो जाए तो इनके माध्यम से विलुप्त प्राय प्राणी से लेकर विस्फोटक सामग्री एवं किसी प्रकार के मादक पदार्थों की खरीद की जा सकती है। ये भी आपकी चिंता है। आगे देखते हैं। सिल्क रोड मार्केटप्लेस नामक वेबसाइट डार्क नेटवर्क का एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिस पर हथियारों सहित विभिन्न प्रकार की अवैध वस्तुएं खरीद व बिक्री की जाती हैं। कि इस तरीके की ये चिंता है कि डार्क वेब पर इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियां होती हैं। उसी तरीके से देखते हैं कि यदि आपका इसे वर्ष 2013 में सरकार द्वारा बंद किया गया था, किंतु इसने ऐसे अन्य बाज़ारों के उभार को प्रेरित किया था। डार्क वेब को 2013 में सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था क्योंकि इसने इसी तरीके की अनलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया था। वहीं सक्रियकर्ताओं और क्रांतिकारियों द्वारा डार्क नेट का उपयोग अपने संगठन के लिए किया जाता है जहाँ सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों की निगरानी या उन्हें पकड़ जाने का भय कम होता है। वहीं समझते हैं कि आतंकवादियों द्वारा डार्क नेट का उपयोग साथी आतंकवादियों तक सूचनाओं के प्रसार, उनकी भर्ती, उनमें कट्टरता का प्रयास, अपने आतंकी विचारों के प्रचार प्रसार, धन जुटाने तथा अपने कार्यों व हमलों के समन्वय के लिए किया जाता है। वहीं आतंकवादी बिटकॉइन एवं अन्य क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी मुद्राओं का उपयोग करके विस्फोटक पदार्थ एवं हथियारों की अवैध खरीदारी के लिए भी डार्क नेट का उपयोग किया जाता है।
आप समझते रहिए किस किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। वही सुरक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि हैकिंग धोखेबाजी में शामिल व्यक्ति डार्क वेब पर चर्चा मंचों के माध्यम से पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन आपका और औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली तक पहुंच की पेशकश करने की लगे हैं, जो विश्व भर में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक नेटवर्क की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। और इसके उपयोग में हम देखते हैं कि पर्यवेक्षक नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली का उपयोग परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, तेल रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों जैसी सुविधाओं के संचालन के लिए किया जाता है। इसलिए यदि साइबर अपराधों को इन प्रमुख नेटवर्कों तक पहुंच प्राप्त हो गई तो इसके परिणाम अत्यंत घातक हो सकते हैं। जो 96% आपका जो भाग है डार्क वेब का, वो ऐसा भाग है कि यहाँ पर आसानी से कोई पहुंच भी नहीं सकता। जो पहुँचे हैं वो अपनी गतिविधियों को इस तरीके से कर रहे हैं ताकि वो समाज में हानि भी पहुँचा रहे हैं और लाभ भी पहुँचा रहे हैं, कि ये हर किसी के एक तरीके से टेक्नोलॉजी का ये एक ऐसा केंद्र है ताकि ये घातक भी है और हमारे लिए लाभदायक भी है। अब जो भी इस पर गतिविधि कर रहा है वो एक तरीके से आपराधिक भी है और एक तरीके से जो अच्छाई के लिए कर रहा है उसके लिए अच्छा है, जो बुराई के लिए कर रहा है उसके लिए बुरा है। तो कम से कम आप विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ तो ना करें इस तरीके की कृत्य करके। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या होगी। आगे की राह में वित्तीय क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते महत्व को देखते हुए ये संभव है कि भविष्य में प्रतिदिन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए डार्क नेट सामान्य रूप से उपलब्ध हो जाएगा। वहीं अपराधियों के लिए पहचान और गतिविधियों को गुप्त रखने का माध्यम होने के साथ ये पूर्ण गोपनीयता की गारंटी नहीं देगा। अपराध भी सकते हैं लेकिन गोपनीयता की पूर्ण आपको गारंटी नहीं दे रहा है। यदि आपने कोई अपने आप को बचाने के लिए इस पर कोई डाटा सेव किया है तो वो आपको गारंटी नहीं दे रहा कि डाटा सेव रहेगा। डाटा सेव नहीं रह सकता। आगे की राह यह भी है। वहीं आपका डार्क नेट द्वारा उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए दुनिया भर में सरकारों को अपने साइबर सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। विश्व भर के साइबर स्पेस की सुरक्षा के लिए सरकारों को खुफिया जानकारी, सूचना, तकनीकी और अनुभवों को साझा करते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वहीं भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कर्मियों के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण पर पर्याप्त निवेश करना चाहिए। वहीं एक तरीके से एक राज्य में है, केरल राज्य में क्या प्रयास किया गया है। केरल पुलिस विभाग की पहल साइबर डोम एक तकनीक अनुसंधान विकास केंद्र है जो साइबर अपराध को रोकने तथा राज्य के महत्वपूर्ण सूचना ढांचों को मजबूत करने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के प्रति समर्पित है। वहीं ये दिशा में बढ़ाया गया कदम इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम जिसमें देश के अन्य संबंधी प्राधिकारी वर्ग को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ये तो रहा आपका डार्क वेब के बारे में चर्चा, जो कि आपका यूजीसी नेट पेपर जो लीक हुआ था, रद्द हुआ था, उसको कहा गया था कि ये आपका डार्क वेब के जरिए हुआ है। ये डार्क वेब के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। सरफेस वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, इसकी चिंताएँ क्या है, इसका उपयोग क्या है, आगे की राह क्या है, किस किस तरीके से हम इसको एक तरीके से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हम इसी तरीके से परिचर्चा पे मुद्दों को लाते रहेंगे जो सामान्य जीवन में समसामयिक मुद्दे बने हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।